क्या होता है जेल में? चींटियों का एक टीला है जो हम बाहर से देखते हैं, उसके अंदर एक पूरी दुनिया है। तो जेल में आज की डेट में 2/3 कैदी को सोने के लिए पीठ रखने की जगह नहीं है। ओ, हो सकता है आपको रात को वॉशरूम के लिए उठना है तो उठ भी सकते हैं, लेकिन वापस आओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। टीवी भी है उसके लिए, अल्कोहल भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको। हमने भी चंपी करवाई थी, हमने भी मालिश करवाई थी। पता नहीं कैसे जेल में आके बहुत फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। आप भाई बन गए थे क्या जेल में? जिंदगी के बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं। कि मैंने अपनी पत्नी को एक दिन गुस्से में आके कुछ तो बोला और उसने दूसरे दिन सुसाइड कर दी। My God. हमने आवाज़ सुनी, डर के भाग रहे थे, तो मैंने देखा, आई वॉज इन शॉक कि मेरे बैरक में एक 7 साल की बच्ची का किया, उसका मर्डर किया, उसकी बॉडी अपने घर में ही गाड़ दी। वो बंदा उठता है और उसको ऐसे पकड़ता है और पागल जैसा उसने गले में फंदा डाल दिया ना। तब आपको कैसा लगा जेल से निकलने के बाद? मैं नाश्ते में भी बाहर आया था और मेरी फटी भी थी। Underage boy allegedly drunk and killed someone. Then the father is now in jail since around almost 20 months now. हमारे देश में क्या हो रहा है ना कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता, हमारे माइंड से चलता है। एक बार वो जेल का दरवाजा बंद हो जाता है और आदमी अंदर चले जाता है तो अंदर नर्क ही नर्क है। वहाँ कोई देखने नहीं जाता। के बाद सबसे बदतर सजा कौन सी है इस दुनिया में? तो आज़ादी छीन ली। इट टेक्स अराउंड 6 to 7 hours एंड ड्यूरिंग द पीरियड यू आर नॉट इवन अलाउड टू यूरिनेट। तो यरोड़ा जेल में मान के चलो 6,700 कैदी आज के डेट, उसमें से 5,500 कैदी कोई एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया भागने में जेल से? जेल से छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 15 अगस्त 2012 बाड़ू पवार नाम के एक कैदी ने जहाँ तक मैं समझता हूँ, यू acquainted with prisons in 3 ways. One is as a lawyer right now, one is as an IPS yourself, and one is also as an under trial where you have served jail time for almost 14 months for some case, या right? As I understand. Yeah. So the first question that comes to me, sir, is that what happens in prison? क्या होता है जेल में? my perspective as a police officer or as a lawyer is very different from what I have experienced myself as an under trial. Absolutely. तो क्या होता है मतलब ये अलग दुनिया है। आप मान सकते हो कि एक चींटियों का एक टीला है जो हम बाहर से देखते हैं, उसके अंदर एक पूरी दुनिया है और उस दुनिया को हम एक नज़रिए से देखते हैं, एक खौफ के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ी दुनिया बसती है। वहाँ लोग खुद को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, रिसर्जेंस की कोशिश करते हैं। वहाँ एक जैसे हमारी दुनिया है, उस दुनिया में हम खुद को एक परिवार के साथ या किसी समाज के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी जेल में परिवार बन जाते हैं, समाज बन जाते हैं, और उस समाज में लोग एक दूसरे को पकड़ के एक दूसरे को मोटिवेट करके, हाँ, एक नई दुनिया। ऑफ कोर्स उनको तो लगता है कि एक दिन मैं वापस ज़रूर जाने वाला हूँ और मैं एक फिर से अपनी ज़िंदगी में खड़ा होने की कोशिश करूँगा। तो सो देयर इज़ अ फियर एंड देयर इज़ अ होप। तो एक बहुत बड़ी दुनिया है उसके अंदर भी, जो शायद मैंने पुलिस ऑफिसर के हैसियत से या वकील के हैसियत से कभी देखी नहीं थी। बट सर, जो बोलते हैं कुछ लोग, जैसे बॉलीवुड वगैरह में दिखाते हैं मूवीज़ में, कि एक बार वो जेल का दरवाज़ा बंद हो जाता है और आदमी अंदर चले जाता है तो अंदर नर्क ही नर्क है। इज़ दैट ट्रू? इज़ इट लाइक नर्क? देखिए, उसको तो स्वर्ग कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और किसी की आज़ादी छीन लेना, ये आज की डेट में इस दुनिया में हो सकता है नरक में मुझे पता नहीं कौन सी बड़ी सज़ा है, लेकिन मौत से के बाद सबसे बदतर सज़ा कौन सी है इस दुनिया में? तो आज़ादी छीन लेना। बिल्कुल। तो वो सज़ा वहाँ से शुरू होती है। तो नरक इसलिए नहीं कि वहाँ खाना बहुत बदतर मिलता है या सोने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मैं किसी की आज़ादी छीन लेता हूँ, मैं अपने परिवार से लोगों को जुदा करता हूँ, अपनी दुनिया से किसी को मैं उसको हम सेपरेट कर देता हूँ। ये इस अवस्था में जब आदमी पहुंच जाता है तो वो नरक यातना की तो शुरुआत हो ही गई नहीं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ तक रुक जाते हैं कि जेल का खाना बहुत भयानक है, सोने के लिए जगह नहीं है, दिन भर आदमी के लिए करने के लिए कुछ काम नहीं है, गंदगी बहुत भयानक है। तो ऐसे आदमी ऐसे जगह पे या ऐसी सिचुएशन में आदमी को रहना पड़े
तो नेचुरली वो फीलिंग तो आ ही जाती है नरक की। बट मानसिकता जैसे एक मेंटल हेल्थ, लोग बोलते हैं कि जो बाहर भी हैं जेल के, जो बहुत सारे पीपल आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल हेल्थ, एंड द रीज़न दे से दैट मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू। जैसे आपने बोला जेल में दिन भर कुछ काम नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो हाउ डज समबडी फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू पास योर टाइम इन जेल? आपका समय कैसे निकला हूँ? देखो ऐसा है कि इट स्टार्ट्स विथ नॉट डूइंग समथिंग। मतलब मैनेजमेंट में कहा जाता है कि लर्निंग से पहले अनलर्निंग ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। करेक्ट। तो जेल इज़ अ प्लेस, वहाँ एक गिलोटिन लगाया जाता है, यू अनलर्न एवरीथिंग। मतलब क्या? आई अनलर्न माई मोबाइल फ़ोन, आई अनलर्न यूजिंग माई कंप्यूटर सिस्टम, माई ई मेल्स, माई डे टू डे एक्टिविटीज़, माई जॉब, एवरीथिंग इज़ गॉन। तो मैं एक आइडल स्टेट में हूँ, एक वैक्यूम में हूँ। तो वहाँ एक तो मुझे डिसाइड करना है कि मैं उस वैक्यूम के साथ इम्प्लोड हो जाऊँ, एक मेंटल हेल्थ इशू साथ में लेके जाऊँ, या हो सकता है मैं आसपास ढूंढने की कोशिश करूँ कि मेरे लिए जीने के लिए कोई साधन है क्या। तो मेरे लिए पहला साधन बना बुक्स, कि वहाँ जेल में एक लाइब्रेरी थी। मैंने ज़िंदगी में, मेरा एक इंटेलिजेंस में मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था इंडियन पुलिस सर्विस में। ही यूज़ टू टेल मी व्हेन आई वाज पोस्टेड इन अफगानिस्तान, वहाँ एक ऐसी जगह पे रुका था कि वो बंकर से या अपने जगह से बाहर नहीं निकल पाता था 1 साल तक। तो उसने मुझे बोला कि 1 साल में मैंने 100 किताबें पढ़ ली। वाओ। तो आई रिकॉल दैट एडवाइस ऑफ माई फ्रेंड, और मैंने जेल में ज़िंदगी में पहली बार 1 साल में 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ी। रियली? हाँ, भगवत गीता मैंने जेल में 3 बार पढ़ी। अच्छा। तो नेचुरली क्या होता है कि थोड़ा सा ना यू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स, खुद के लिए टाइम दे सकते हो। देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट मोमेंट। मुझे पता है कि एन्जॉयमेंट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड एट दिस मोमेंट, बिकॉज मैं जानता था कि मैं नरक में जी रहा हूँ, लेकिन मेरे के लिए, मुझे जीने के लिए एक तिनके का सहारा चाहिए, वो किताबों के रूप में मिल गया। दूसरा है कि वहाँ ना जब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अंदर आके ख़राब हो गई, तब किसी को पता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, किसी को पता है कि मैं एक लॉ इन्फोर्समेंट अफसर भी रहा हूँ। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे कैदी है वहाँ जिनके लिए कोई वकील का सहारा नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि मैं जेल के बाहर कब और कैसे छूट जाऊँगा। तो उसको ऐसे लगता है कि साला इस आदमी को अपने पेपर दिखाऊँ ना तो 4 दिन जल्दी छूट जाऊँगा। दोस्त तो बहुत बन उसके गए लिए आपके। मैं होप हूँ। हाँ, मैं अपना होप तो खो चुका हूँ, लेकिन उसके लिए हूँ। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने देखना शुरू किया, चलो यार हो सकता है ऊपर वाले की यही मर्जी हो, किसी और के काम में आ सकूँ। तो आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम रीडिंग अदर्स चार्जशीट। ऑफ कोर्स दैट हेल्प मी एज अ लॉयर टुडे इन माय लॉयर्स प्रोफेशन, दैट एक्सपीरियंस इज स्टिल हेल्पिंग मी। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर मुझे सबसे पहले पूछना था कि फिल्मों में जो दिखाते हैं जेल्स के बारे में, क्योंकि मेरी जनरेशन का इमेज वही है जेल्स का जो फिल्मों में दिखाते हैं, क्या जो स्क्रिप्ट राइटर्स डायरेक्टर्स वो जो डालते हैं फिल्मों में वो सब सच है कि का पूरा गलत है? ऐसा है, मेरे को लगता है कि इनका भी प्रोबेशन करवाना पड़ेगा 1 आध हफ्ते जेल में। क्योंकि पहली बात कि जेल में जो कैदी दिखाए जाते हैं, आप याद करो शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी को जो ड्रेस पहनाया गया है वो एक कैदी यूनिफॉर्म है। रियलिटी है कि जेल के 2/3 कैदी, या हो सकता है 3/4 कैदी आज के डेट में अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल आपके और मेरे जैसे नॉर्मल कपड़े में रहते हैं। तो शायद हो सकता है कई सारे डायरेक्टर को ये पता ही नहीं है कि जेल में अंदर आदमी जब जाता है, तो यरोड़ा जेल में मान के चलो 6,700 कैदी आज के डेट में, उसमें से 5,500 कैदी अंडर ट्रायल है, वो नॉर्मल कपड़े में रहते हैं। रियली? वो आपके जैसे और मेरे जैसे कपड़े में पहनते, कई बार वो बरमूडा चड्डी में घूमते। क्या बात कर रहे हो सर? तो ये तो आपको किसी ने दिखाया नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात है जेल में कैसे दिखाया जाता है कि एक रूम है, वो डरावनी रूम है, उसमें लाइट इफेक्ट डाले होते, उस रूम में एक आदमी अकेला बैठा है। कई बार मेरे दिमाग में भी ऐसी जेल की एक इमेज थी। येरवड़ा जेल में आज की डेट में कम से कम 42 या 44 बैरक्स है। कम से कम 200 रूम्स है। उस 200 रूम में हो सकता है 1000 कैदी रहते हो, लेकिन बाकी के बैरक्स में, बड़े बैरक्स में 5,500 5,700-800 कैदी रहते हैं। इसका मतलब मेजॉरिटी कैदी 70 क्षमता के बैरक में अराउंड 200 इनमेट्स आर एडजस्टिंग देमसेल्फ एंड स्लीपिंग। किसी ने ये दिखाया क्या फिल्म में कि मेरे को सोने के लिए 2 फीट
विड्थ की एक दरी दी जाती है जिस पे हम सोते हैं। अब मान के चलिए कि 2 फीट में मेरे को अपनी पीठ रखनी है, क्या मैं सो सकता हूँ? मेरे को एक साइड में ऐसे सोना पड़ेगा, बराबर है? बिल्कुल। तो जेल में आज की डेट में 2/3 कैदी को सोने के लिए पीठ रखने की जगह नहीं है। माय गॉड। ये तो हमने कभी दिखाया नहीं। और टर्न भी नहीं कर सकते सोने के बाद। बट टर्न कर सकते हो सकता है आपको रात को वॉशरूम के लिए उठना है तो उठ भी सकते हैं, लेकिन वापस आओगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जगह थी कहाँ। वहाँ 7-12 किसी का थोड़ा ही उधर। हाँ, चले गए, जगह चली गई। तो दैट्स हाउ द थिंग्स आर प्रिकेरियस। ये हम दिखाते नहीं है, और हो सकता है कि ये उनको पता नहीं है, ये पर्सपेक्टिव किसी ने उनको दिया नहीं है, इसलिए वो फिल्म में नहीं आया। और फिल्मों में ऐसे भी दिखाते हैं कि छोटी छोटी बातों पे, सपोज मेस में जा रहे सब कन्विक्ट्स और ऑन ट्रायल जो भी है, वो लोग जब खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे किसी को बैठने की जगह नहीं मिली, वहाँ पे लड़ाई हो गई और किसी का कभी कभी हत्या भी हो जाता है। ऐसे होता है जेल में कि नहीं? पहली बात है, जेल में ऐसे कोई कैंटीन नाम की चीज़ नहीं है जहाँ लोग खाना खाते। ओके। ओ, सच में? हम लोगों को खाना मेरे बराक के बाहर रोड में ज़मीन पे, हाँ, जो बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे वहाँ परोसा जाता था। कैदी लाइन में खड़े रह के थालियाँ हाथ में लेके चलते थे पहले 15-20 दिन, जब तक वहाँ की एक डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। जब तक मेरे को पता नहीं था, मैं भी ऐसे लाइन में खड़ा रहता था। वहाँ जाओ, थाली लेके आओ, फिर आपको जहाँ मर्जी खाना खाओ। आप खड़े होकर रोड पे भी खा सकते हो या बराक में बैठ के नीचे ज़मीन पे खा सकते हो। तो अपने अपने बराक में खाना परोसा जाता है, बराक के बाहर, और आप कहाँ भी बैठ के खाओ। दूसरी बात है कि जब जिस टाइम पे खाना परोसा जाता है उस टाइम पे खाया नहीं जाता, क्योंकि खाना परोसने का टाइम और खाने का टाइम अलग है। ओ, क्योंकि खाना दिया जाता है सुबह 10 बजे या शाम को 4 बजे, तो शाम को 4 बजे कोई डिनर नहीं करता। बट लेकिन क्या होता है, जेल नियमों के अनुसार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सिर्फ कैदियों को बाहर निकाला जाता है। उसमें भी सिर्फ सुबह से 7 से 11 और दोपहर को 3 से 5 इज द प्रैक्टिकल टाइम, जब 7 घंटे या 6 घंटे कैदी बाहर रहता है, बाकी 18 घंटा अंदर रहता है, उसको लॉक किया जाता है। तो 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में मैं अपना खाना ले लूँगा थाली में, उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर डाल के ढक के रख दूंगा, और वो खाना मैं हो सकता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, शाम को 7:30-8 बजे अपने बराक में अपना अपना खा लूँगा। तो खाना खाने के टाइम पे जो होता है, हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में ऐसे टाइप के जेल हो जहाँ झगड़े होते हो, किसी ने रिप्लिकेट करके इधर यूज़ कर लिया। बट सर, दादागिरी वगैरह जैसे बॉलीवुड मूवी में दिखाता है ना, कि वो अमिताभ बच्चन खड़े हैं, लाइन वहीं से खड़ी शुरू होगी जहाँ मैं कहूँगा, मैं खड़ा रहूँगा, खाना पहले मैं खाऊंगा। ऐसे दादा लोग भी, मतलब जैसे आपने बोला ना, कि वो एक अपना अलग संसार बना लेते हैं वहाँ, एंड दे हैव अ सोसाइटी इनसाइड। तो ऐसा कुछ होता है? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि कोई वहाँ का लोकल जो है भाई है, वो जेल में वो सारा अंदर की सब चला रहा है सब, और दिखाते हैं मूवीज़ में कि वो बाकी के कैदी उसका तेल मालिश कर रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं, उस्ताद बोलते हैं उसको, वो बाहर भी मर्डर करवा रहा है अंदर बैठ के, ऑल दैट वी सी इन मूवीज। इज दैट रियली ट्रू? मैं तेल मालिश के ऊपर बाद में आता हूँ, पहले खाना परोसने के बाद बोलता हूँ। पहली बात है, आपको जेल में ये प्रूव करना है कि मैं भाई हूँ, तो पहले याद रखना पड़ता है कि खाना खुद नहीं लेना। अच्छा। जो खाना लेने के लिए खुद लाइन में खड़ा रहता है वो भाई नहीं होता। भाई वो होता है, बॉस वो होता है, वो किसी चेले को लगाता है और वो खुद आराम से बैठेगा। तो पहले 15 दिन मैं जब खुद खाना लेने के लिए लाइन में खड़ा होता था, तो लाइन में जो खड़ा होता है उसको अपमानित किया जाता है। अच्छा। क्योंकि खाना परोसने वाले जो लोग हैं वो सारे लोग भी कैदी ही है, कुछ अंडर ट्रायल्स है, कुछ कन्विक्ट्स है, और आप जैसा मेरे जैसा आदमी खाना परोसने नहीं जाएगा। वहाँ वो जाता है कि जो हो सकता है हैबिचुअल ऑफेंडर हो, वो जाता है, वो यंग हो, 19-20 साल का लड़का हो, वो जाता है कि जिसकी शिक्षा ही शायद 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक हुई, वह कोई अनपढ़ ही हो, उसको पता ही नहीं आप कौन है, वो आपसे किसी भी तरह बात कर सकता है। तो कई बार अपमानित होना पड़ता है। तो प्रूडेंट आदमी क्या करता है कि किसी चेले को, चमचे को लगा देता है। उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, महीने का 500 रुपये का कैंटीन का सामान देने का, उसको मीट, नमक, मसाला, फरसान दे दो, या आपको मान के चलो कि उसको, उसके पास टूथपेस्ट भी नहीं रहता, आप उसको खरीद के दे दो, तो आपका हर महीने भर का वो ये ले लेगा खाना। तो भाई वो है जो दूसरे से सामान लेता है, दूसरे को खड़ा करता है, ये एक फंडा।
अभी आपने बात बताई कि भाई वहाँ बैठ के चमचों से मालिश करवाता है, चंपी करवाता है। मैं आपको बात बताऊं, हमने भी चंपी करवाई थी, क्या बात है, हमने भी मालिश आप करवाई। भाई बन गए थे क्या जेल में? अभी सुनिए ना, क्या होता है, दुनिया में सबसे सस्ते वर्कर लोग जेल में मिलते हैं, हम्म, क्योंकि वहाँ इतने गरीब लोग पड़े हुए हैं। आपको बोलना नहीं पड़ता किसी को। क्या होता है कि आप मान के चलो कि मेरे को हर महीने घर से 5,000 रुपये की मनी ऑर्डर आती थी। अभी 6,000 रुपये लिमिट कर दिए। तो मनी ऑर्डर मेरे पास 5,000 रुपये आती है। ऐसे कितने कैदी है जेल में? 10%, हम्म, 15%। हम्म, उससे ज़्यादा कैदियों के पास मनी ऑर्डर के पैसे भी नहीं हैं। हम्म, तो मैं कैंटीन, जेल का डिपार्टमेंटल स्टोर को हम कैंटीन बोलते थे, वहाँ जाके मैं सामान खरीद सकता हूँ। तो वहाँ कोई कैदी ऐसी है जिनको सपोज तंबाकू खानी है, उसको तंबाकू के लिए पैसे नहीं है, तो मेरे को बताते थे कि सर ऐसा है कि मैं आपके जो कपड़े वो धोने का काम करता हूँ, आपके, हाँ, जो बर्तन है, आप खाना खाने के बाद आप काम करो, बर्तन मैं धो दूँ। बस मेरे को हर 3 दिन में एक तंबाकू पुड़ी देते हो। मैं ज़िंदगी में, मैं खुद तंबाकू नहीं खाता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ये हुआ कि हर महीने में जाके एक तंबाकू का पूरा ब्रूस खरीद के लेके आता था। और बाकी कैदियों को पता था कि साला ये तो खुद तंबाकू नहीं खाता, मतलब किसी को तो देगा, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे पास ऑफर आते थे, सर आज संडे है, एक काम करते हैं ना, बस बढ़िया सी चंपी कर देता हूँ, आपके पैर दबा देता हूँ। तो मेरे को समझ में आता था कि इसको बेचारे को तंबाकू पुड़ी चाहिए। पता है हमने तंबाकू पुड़ी किस पे खर्चे की है? जेल में एक कैदी था, बहुत बढ़िया गाना गाता था। वो नमक हराम का जो गाना है ना, बुजुर्गों ने, हाँ, जबरदस्त गाना गाता था। अब ये लड़का है 3rd या 4th स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ, 1,000 हिंदी गाने याद है उसको, क्या बात फर्स्ट है, लाइन टू लास्ट, एंड टू एंड पूरा गाना बोलता था। संडे के दिन आता था, बोलता सर आपके लिए गाना गाऊंगा, और गाना गाने के तंबाकू पुड़ी होती। तो वो तो होता है, मतलब भाई लोग नहीं, ऐसे नॉर्मल लोग भी उसमें से थोड़ा लुत्फ उठा लेते हैं ऐसी चीज़ों का। बट मेरा एक मित्र है हु वाज अक्यूज्ड इन अ फॉल्स केस एंड उसको जेल, आर्थर रोड जेल में भेजा था। तो ही वाज टेलिंग मी कि ब्रो, व्हेन दे शट द जेल, द गेट, एवरीथिंग इनसाइड चेंजेस. देयर इज अ माफिया फॉर इवन पिलो, फॉर इवन चद्दर, फॉर इवन स्लीपिंग, फॉर इवन टूथपेस्ट, इवन ऑयल, एवरीथिंग, कुछ भी चाहिए आपको तो उसके लिए माफिया, यू टू पे अ लॉट ऑफ मनी. इज दैट ट्रू? मतलब कोई करप्शन, मतलब इनसाइड, मतलब कि बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है टू लिव कंफर्टेबली उधर. करेक्ट, ये दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू। तो जैसे कि कुछ बैराक ऐसे है, वहाँ आपको, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन है जेलर लोगों का, तो वहाँ आपको जाना है, वहाँ आपको सोने की जगह चाहिए, तो एक बाराक से दूसरे बाराक में शिफ्ट करने के लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं बाराक में रहता हूँ, बाराक में 70 कैदी है, रहते 200 कैदी, तो मेरे को एक्स्ट्रा जगह चाहिए बाकी लोगों से, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते, क्या देने पड़ते? ओपनली मांगे जाते हैं कि हाँ मांगे जाते हैं, रेड कार्ड है क्या है। दूसरी बात है कि बाकी कैदियों को सपोज हफ्ते में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हॉस्पिटल में छोड़ते हैं इलाज के लिए, आपको हर रोज़ जाना है, आपको थोड़ा फ्रीडम चाहिए, हाँ, तो इसके लिए पैकेजेस होते क्या होते हैं। तो कई बार मैंने देखा है डिमांड ओपनली आती है सामने, और सारे केसेस में कॉन्ड्यूट जो है ना, वो कैदियों को लगाया जाता है। मतलब एक कैदी आके दूसरे को बताएगा, साहब ऐसा है, इधर क्यों रहते हैं, उधर चल, मैं आपको करवा देता हूँ सेटिंग, तो सेटिंग के उस्ताद कैदी बन जाते हैं। बट सर, वीवीआईपी ट्रीटमेंट जैसे बोलते हैं कि अब अगेन दिस इज अगेन हियर से, वी डोंट नो द ट्रूथ, बट पेपरों में, मीडिया में आता है कि कोई वीवीआईपी है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ जा रहा है, टीवी भी है उसके लिए, अल्कोहल भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको, एंड देन आफ्टर दैट ही इज एबल टू इवन होल्ड अ सेल फोन, मोबाइल फोन इनसाइड द बैरक्स. तो इज दिस ऑल ट्रू? एंड उसके अलावा देर आर सम पॉलिटिशियंस हु से दैट ओके, आई एम नॉट वेल and I cannot stay in the jail. Then they are transferred to a nice hospital where they are getting everything out there. They can move around, etc. So what is the truth here? How does this work? What does the law say? देखिए ऐसा है कि लॉ क्या कहता है अलग बात है। जेल के दुनिया में अपने उसूल है, अपने लॉ है। तो इंडिया में 2 टाइप के कानून है, एक है कानून और दूसरा हम कहे सो कानून। हाँ, तो ऐसी चीज़ें होती है क्या होती है, मतलब उसका राज है वहाँ जेलर बस हम, हाँ, तो बट हम लोग को ये समझना पड़ेगा, आपके माध्यम से मैं लोगों से भी बताना चाहता हूँ कि वीआईपी ट्रीटमेंट की व्याख्या जेल में अलग है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी को इंडियन टॉयलेट में जाना पड़ता है जेल में, तो किसी वीवीआईपी को
आपको कोई स्पेशल कमोड बिठा देगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है उसके लिए कुछ कुल अलग अरेंजमेंट के लिए परमिशन मिल जाए। वीवीआईपी ट्रीटमेंट ये होती है कि मान के चलो कि मुझे विंटर में स्वेटर मंगवाने के लिए जेल वाले परमिशन नहीं देते, आपको दे देंगे। ओ, मेरे को सोने के लिए गंदी सी चादर मिली है, कंबल मिला है, हो सकता है आपको 2 दे देंगे। तो 2 या 3 एक्स्ट्रा होना, मेरे पास 2 या 3 थे, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को कितना जुगाड़ करना पड़ता था। और हाँ, हर टाइम वो पकड़ा जाता था, फिर अगले 15 दिन के बाद फिर से नया ढूंढना शुरू करो। ये प्रॉब्लम होती थी। फिर वीवीआईपी ट्रीटमेंट ये भी है कि आपको कौन से वार्ड में रहना है, कौन से जगह में रहना है, आपको खाने में थोड़ा सा कोई एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल जाता है क्या, ये सारी वीवीआईपी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है वहाँ के। आपने जो कहा कही बात कि हॉस्पिटल जाना, उसके लिए बहुत बड़ा जुगाड़ है। अच्छा, बहुत बड़ा जुगाड़ है। मेरे को याद है कि मेरे को आई हैड अ पेल्विक फ्रैक्चर वे बैक इन ड्यूरिंग माय पुलिस सर्विस डेज। अचानक क्या हुआ, विंटर में ना ज़मीन में सो के कुछ समय के बाद मेरे पैर सीज होने लगे, और समटाइम्स आई वुड इवन फाइंड इट डिफिकल्ट टू इवन स्टैंड अप एंड वॉक। आई वॉज लिम्पिंग वंस और ट्वाइस। सो आई वेंट टू द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। माई परमिशन वॉज डिनाइड। तो पूरे 14 महीने में मैं एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं जा पाया, डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। करेक्ट। उसके बाद मुझे थोड़ी खांसी भी हुई थी, देन मुझे नेबुलाइजर ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ी थी। एक दिन भी हॉस्पिटल मॉर्निंग इवनिंग भी नहीं करने दिया। लेकिन आई वाज सीइंग 1 MLA, 1 इन्फ्लुएंशियल कॉप, 1 मटका किंग, और कई सारे बड़े बड़े लोग। आपने बात सुनी पढ़ी होगी कि देयर वाज एन MD रैकेट बीइंग रन फ्रॉम ससून हॉस्पिटल, आई हर्ड ललित पाटिल की केस फेमस। हाउ कम ललित पाटिल, जिसको कोई भी ऑस्टेंसिबल इंजरी नहीं थी, वो कई महीनों तक ससून हॉस्पिटल से ऑपरेट कर रहा था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, एक बहुत बड़ा मटका किंग कई महीनों तक, यंग 27-28 ईयर ओल्ड गाय विदाउट एनी नॉन इंजुरी, नॉन इलनेस, वहाँ कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। सो हॉस्पिटल मैनेज हो रहे थे, ऑफ कोर्स विदाउट जेल सुपरिटेंडेंट, जेल और जो भी परमिशन है, वो तो आदमी बाहर ही नहीं निकल सकता। बिल्कुल। इतना ओपनली चल रहा था, दैट मीन्स देयर वाज एन ऑर्गेनाइज्ड रैकेट गोइंग ऑन। तो ये होता है क्या, होता है। और कई बार क्या होता है, जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, जैसे ललित पाटिल के केस में हुआ कि यार ससून हॉस्पिटल से MD रैकेट चल रहा है, बंदा ऑन पेपर ससून हॉस्पिटल में है, घूमने के लिए जाता है, सामने वहाँ कौन सा लेमन ट्री होटल में घूमने के लिए जाता है ओपनली, ठीक है, ये तो टाइम पास चल रहा है। तो ये जब एक्सपोज हुआ तब पता चला, तब तक इट वाज वेरी नॉर्मल। बट आज भी सुनते हैं ना सर कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह वो तो दे आर नाइसली सिटिंग इन, और बिग बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एनीवन हु इज इन अ case, criminal or civic, whatever it is, that they are nicely languishing in the 7-star, 5-star hospitals in their suites, etc. and all that, and सब कुछ चल रहा है वहाँ। एटलीस्ट पेपरों में तो आता है कि वो टीवी भी देख रहा है, ये भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी मतलब फैमिली भी टीवी आ रही है। देखने से कितना परहेज होने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको अंदर अंदर डाला है तो उल्टा लटका के रखो। अच्छा, देखो, सबसे बड़ी सजा है किसी की आज़ादी छीन लेना। आज़ादी छीनने के बाद आदमी अंदर बैठा है, एक आध टीवी पे कोई मैच देखा, क्रिकेट मैच, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नॉट अ भी बिग डील। देखिए, हाँ, नॉट अ बिग डील। बाराक में तो टीवी होता है, हर बाराक में हमने इंडिया पाकिस्तान मैच में हम कैदी भी चेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान की साइड लेते थे, हम इंडिया की साइड से चेयर करते थे। हाँ? अंदर जाके कोई पाकिस्तानी नहीं बनता, इंडियन ही रहता है। तो वो बात ठीक है, लेकिन ये आराम से रहना, 5-star एमिनिटी, स्टेइंग इन हॉस्पिटल। देखो, मैं थोड़ा सा पॉलिटिशियन के बारे में अलग सोचता हूँ। हो सकता है मैं ब्यूरोक्रेट रह चुका हूँ, मैं बायस्ड हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया जैसे कंट्री में कई बार पॉलिटिशियंस कोई किसी पॉलिटिकल केस में अंदर आ सकते हैं। किसी अपोजिशन पार्टी ने फिट कर दिया, मतलब वेंडेटा। तो इसलिए जेलर भी ना ये सोचता है साला 5 साल के बाद यही मिनिस्टर बन जाएगा, तो मेरे को किसी का फोन आ गया तो मैं इसको इल ट्रीट क्यों करूँ। बिजनेसमैन की बात हो। अभी देखिए, एक बिजनेसमैन की मैंने कहानी सुनी थी, पूरा समय तो वो जस्ट लोग हॉस्पिटल में ही थे। हाँ, अब जमानत होने के बाद उनको एक इंजरी नहीं है, एक पिल नहीं लेनी पड़ती, लेकिन तब तक तो हॉस्पिटल में थे, तब तक उनको IV कंपलसरी था। लेकिन ऐसे भी जमानत होते ही ड्रिप निकल गया होगा, अब तो हाँ, अब तो खड़े हो निकल गए। गया। सिर्फ अब अलग ड्रिप डाल रहे होंगे, पता नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि
ऐसे भी कुछ बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ मिस्टर DS कुलकर्णी. नाउ 70-year-old मैन लैंग्विशिंग इन जेल, सिटिंग इन हॉस्पिटल यार्ड. मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया गया. अच्छा. एक बार मुझे जितना भी याद है, शायद उनको एक पैर का फ्रैक्चर भी हुआ था ना. ऐसे सिचुएशंस में उनको कभी नहीं हॉस्पिटल में भेजा, उनको कभी नहीं बाहर निकाला. तो ही इज़ अ विक्टिम ऑफ वेंडेटा. अब दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि जेट एयरवेज के ओनर कौन है? नरेश गोयल. नरेश गोयल जी. ही इज ऑल्सो 73-74-year-old मैन, जेल में पड़े हुए हैं. जब वो आर्थर रोड जेल से आते हैं कोर्ट में, तो ही हैज ट्रेमर्स, ही कांट वॉक प्रॉपरली, ही नीड्स सपोर्ट. मेरे को लगता है कि कभी यार हमें भी सोचना पड़ेगा कि ठीक है यार, आदमी के अगेंस्ट एलिगेशन है, हो सकता है उसने कुछ किया भी हो, बराबर है, लेकिन एक तो आप उसकी ट्रायल चला के सजा दे दो, लेकिन आदमी को एज एन अंडर ट्रायल अंदर क्यों रखा है? मतलब आपका तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, उसके सारे बैंक अकाउंट सीज्ड है, वो बेचारे खुद की परवरिश भी नहीं कर सकते अंदर बैठ के. तो एट द एज ऑफ 70 and 80 व्हाई पीपल आर बीइंग केप्ट इनसाइड? We need to think about that. Lot of reforms required in this वो तो thought process. आप उसके बारे में जितना बात करें उतना कम है. उसके लिए तो 3-4 और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे. But anyway, let's wait take over. तो सर, आपके पास इतने सारे पर्सपेक्टिव्स एक्सपीरियंस है जेल्स के मुताबिक, तो ऐसा कुछ आपने देखा फर्स्ट डे पे एज अ एनीथिंग एज अ जेलर ऑल्सो जो आपको भी सरप्राइज से ले लिया? फर्स्ट डे पे? हाँ, या व्हेनेवर मेनली. देखो, पहली बात है कि मेरे पहले 2 पर्सपेक्टिव थे. आई वेंट टू येरवड़ा जेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2010, and at that time I was in the Indian Police Service. Okay. So I have seen first time the Yeroda jail when I was in service officer. So I have different experience. I received a different respect. In 2014 I went to Yeroda jail for the second time when I was a third year law student. At that time also, because I am a former cop but having a respectable life outside, तो नेचुरली आई वॉज इन्वाइटेड बाय द सुपरिंटेंडेंट. आई हैड अ कॉफ़ी. तो वहाँ ऊपर उनके गैलरी में बैठ के मैंने देखा, अच्छा संजय दत्त इधर रहते हैं, वो वाह. सो दैट्स हाउ आई हैव स्पेंट फर्स्ट 2 डे. तो मेरा पर्सपेक्टिव उतना ही था, लेकिन मेरे को आज तक किसी ने नहीं बताया था कि जब हम कैदी बनकर अंदर जाते हैं तो फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट रूम अराउंड एट 3 o'clock टू बीइंग इनवर्डेड इनसाइड एज एन इनमेट, it takes around 6 to 7 hours, and during the period you are not even allowed to urinate. My God. Correct? अभी ये कोई बोलने के लिए रेडी नहीं, लोगों को शर्म आती है ना, मैं क्यों शर्म करूँ? आई नीड टू स्पीक आउट फॉर समवन एल्स. देन आई रियलाइज कि अच्छा 21वीं सदी में आदमी को जेल के अंदर आने के लिए पूरे कपड़े उतार के नंगा करके उसकी चेकिंग होती है. वो चेकिंग इसलिए नहीं होती कि मैं कुछ लेके आ रहा हूँ. चेकिंग इस एंगल से भी हो सकती है कि शरीर के किसी प्राइवेट पार्ट में मैं गांजा तो नहीं लेके आ रहा. अभी मानता हूं कि उनको शक है, लेकिन उस शक की वजह से हर आदमी जो अंदर आता है, he goes through a very intrusive kind of examination. Humiliating. It's very humiliating. तो ऐसे सिचुएशन जब आदमी अंदर आता है तो पहले इंसान के रूप में मर चुका होता है. उसको लगता है कि अब मैं इंडिया से निकला हूं और मैं रवांडा में पहुंच गया. ये रवांडा की दुनिया है. फिर दूसरी बात क्या होता है, जब अंदर पहुंचते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स वगैरह तो बाद में बात है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, द क्रिमिनल्स और द अरेस्टीज और द अंडर ट्रायल्स डू नॉट गेट पब्लिक सिंपैथी. उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अंदर कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है यार, लोगों को तो अच्छा लगता है. तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आप अच्छे हो बुरे हो, आपको रिफॉर्म, आप में अंदर बदलाव करने की इच्छा है नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है. So what the biggest shocker came to me was, sorry, I ceased to be the human being at the gate itself, and I was thrown inside as an animal. मतलब कई बार मैं गाड़ी में बैठा रहता, मेरे सामने एक मुर्गियों की गाड़ी जा रही होती, उसके अंदर जो मुर्गी देखते तो मेरे को लगता है कि साला 14 महीने में ऐसा ही बैठा था. So that bad was the situation. So that was a starting point of the shocker. I wouldn't say that was the only shocker, but there were many more to come. Okay. और आप आफ्टर यू वर एन IPS
एज आई अंडरस्टैंड आप तब उसके बाद जेल में गए थे, राइट? मैं, हाँ, आई वॉज अ प्राइवेट पर्सन, आई वॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, तो तब आपका पर्सपेक्टिव कैसा था लोगों के अराउंड, लाइक हाउ डिड दे सी यू? क्योंकि क्या है कि अभी सपोज एक दिन कोई स्कूल में एक टीचर है और सारे स्टूडेंट्स उससे नफरत करते हैं और परमिशन मिल गया कि टीचर को मार सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले उनके पास जाएंगे। आप तो पुलिस ऑफिसर थे, तो आपको कैसे ट्रीट किया उन्होंने? पहले 2-3 दिन लोगों ने बहुत ताने मारे, क्योंकि क्या होता है ना कि कैदी कभी ना कभी किसी की तक किसी पुलिस स्टेशन में कभी ना किसी कॉप का तो फटके खा चुका है। तो नेचुरली क्या होता है ना, वो सारे पुलिस डिपार्टमेंट का गुस्सा उस आदमी पे निकलता है। हो सकता है गुस्सा फिजिकली ना निकले, लेकिन लोग तानेबाजी बहुत करते हैं। तो जैसे मैं पहले दिन सपोज या 10-15 दिन के बाद भी हो, मैं कटिंग के लाइन में खड़ा हूँ, तो वो आके कोई ताने मार के जा रहा है, और ऐसे लोग कि जो खुद एक मर्डर के अक्यूज्ड है। फिर मेरे को घर वाले ने कपड़े भेजे, तो जो कपड़ा देता है वो भी कुछ ताने मारता है। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो किसी पुलिस कांस्टेबल ने, वहाँ के जेल कांस्टेबल ने मुझे छाता दे दिया। हाँ, तो फिर ताना मारना शुरू, देखो एक हरामी दूसरे हरामी को छाता दे रहा है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज गुस्सा दोनों के ऊपर है। बिल्कुल। तो इस तरह से चलता रहता था। इट टुक सम टाइम, एंड मेरे को भी पता था कि यार मैं तो यहाँ निहत्था हूँ, ये सारे हो सकता है किसी ना किसी वजह से एग्रेसिव हो सकते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करने का है। टाइम इज़ द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो ये तो होता ही है, पर मैं बच गया, अच्छा मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। बट नॉर्मली सर कैदियों पे वैसे एक दूसरे के राइवलरीज वगैरह अटैक्स होते हैं, मतलब डू दे ट्राई टू मर्डर ईच अदर, डू दे मतलब सुसाइड अटेम्प्ट्स ये वो, इसके बारे में कुछ आपने अपने आंखों से देखा है कुछ? हाँ, मतलब अटैक भी देखे, सुसाइड अटेम्प्ट्स भी देखे। अच्छा। हाँ बाहर वालों का क्या होता है ना, जेल का जब रिपोर्टिंग होता है तो ज़्यादातर टाइम पे जेल के हमले, जेल में मर्डर, ये रिपोर्ट होता है। जेल में लोग गणेशोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये कभी रिपोर्ट नहीं होता, बिकॉज दैट्स नॉट द न्यूज़। तो इसलिए लोगों को वैसे पता है कि जेल में हमले होते हैं। मैंने सुना तो था पहले, लेकिन ऐसे मैंने सिचुएशंस देखे हैं कि मैं जा रहा हूँ किसी फैमिली इंटरव्यू के लिए, मेरी मुलाकात आ गई है फैमिली परिवार की, तो मैं परिवारजनों से मिलने जा रहा हूँ, और तब सामने मैंने देखा है कि साला कोई अटैक हो गया। अच्छा। और मेरे को छुपना पड़ रहा है। ये कई बार मैंने देखा है। एक दो अभी ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि अटैक 1-2 घंटे पहले हुआ था, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और मैं अपने किसी इलाज के लिए खुद हॉस्पिटल पहुंचा, मैं देख रहा हूँ बाप रे पूरा ब्लड सब जगह पे। तो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लोग पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर वहाँ जेल में ना कुछ ऐसे पत्रे पड़े होते हैं मेटल के, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो यूज़ होते हैं। हाँ। तो उसको एक जगह से ना ऐसा उसको शार्पनिंग करके, तो उसके मेकशिफ्ट वेपन बनाए जाते हैं जेल के अंदर। या हो सकता है कि क्या करते हैं, बनियान को नीचे से आप बांध दो और उसकी एक थैली बना दो, और उस थैली में आपके थाली पॉट सब डाल दो, और उसको ऐसे घुमाओ मुद्गल की जगह जैसे, और मारो सिर पे। इसकी गदा बन गया, आपको समझो। तो दे हैव देयर ओन वेज ऑफ टेकिंग रिवेंज, बट ये ज़रूर होता है। What about suicide, sir? People, do they attempt suicide? And क्यों, मतलब why do they attempt suicide out there? They just fed up, no way of getting out, या too much of harassment from other कैदीज? There may be so many reasons, but फिर how do they attempt suicide out there? Because जैसे आपने बोला कि when they are entering prison, they are checked in such a way कि सब कुछ उनसे ले लिया जाता है, including their humanity and their human dignity. Correct. तो then how do they then try and commit suicide? What are the ways that they do it? कैसे करते हैं? देखो, आपने जैसे कहा कि जेल के अंदर आदमी पहुंच जाता है, तो 7,000 कैदी एक ही जैसे इनह्यूमन कंडीशन से गुजरते, लेकिन कुछ कैदी ऐसे भी होते हैं उसमें से कि मैं तो अंदर पहुंचा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब कैसे बाहर निकलूँगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आ जाए कि उसको लग जाए कि अभी तो बाहर निकलना मुश्किल है। पीपल स्टार्ट लूजिंग होप, ओके, पीपल डेवलप निगेटिव, और निगेटिविटी बहुत तरह से रिफ्लेक्ट होती है। मतलब मैंने कई सारे कैदी ऐसे देखे जो जेल में बैठ के दिन भर रोते रहते फिजिकली, मतलब 30-35 साल का आदमी है, लेकिन 4-5 साल के बच्चे ऐसा रोता है, ये मैंने देखा है। लेकिन हर रोने वाला आदमी सुसाइड नहीं करता। लेकिन और मुझे ऐसा लगता है उल्टा कभी कभी कि रोना अच्छी बात है, एटलीस्ट यू आर वेंटिंग आउट योर इमोशंस। जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता ना, वो साला डेंजरस है, वो आदमी सुसाइड कर सकता है। वो सब कुछ अंदर अंदर रखता है, वो बात तो करता नहीं। जैसे मेरी आदत ये थी, मेरे को डर लगता है तो मैं बोल दूंगा,
और बहुत डरा हुआ हूँ, मैं खुश हूँ तो बोल दूंगा, तो आई इट्स गुड, एटलीस्ट हो गए, अपने इमोशन एक्सप्रेस कर ली, खत्म। करेक्ट। लेकिन जो आदमी अंदर ही अंदर दबा के रखता है ना, ऐसे लोग होते हैं जेल में ना, उनका कोई दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है जो किसी से बात नहीं करते, एक दिन साला डिसाइड करता है खत्म हो। और दूसरी बात है, सुसाइड बहुत प्लानिंग करके कम बार होते। मैं ऐसे निकला हूँ, मेरे को लगता है बहुत ख़त्म करनी ज़िंदगी, मैं ऐसे तौलिया उठा लूँगा, फांसी लगा दूंगा। सबसे बढ़िया तरीका जेल में फांसी लगाने का, स्टॉल उठाओ। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जब मैं जेल में गया था तो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, तो नेक्स्ट डे हमारी जब मेडिकल चल रही थी, लाइन में सब लोग खड़े थे। मेडिकल एग्जाम का रूल बहुत सिंपल है, आपको पूरे कपड़े उतारने, सिर्फ अंडरवेयर पे खड़ा रहो, चलते आ जाओ। तब पूरी एग्जामिनेशन जब होती है बॉडी की, तब डॉक्टर ने 2-4 लोगों को ऐसे देखा कि उन्होंने अपनी खुद की पुराने ज़माने में नस काटने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर उसको नसीहत दे रहे थे, यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है मरने का, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, फांसी लगाओ। डॉक्टर ही बोल रहे हैं, ऐसे मज़े में बोल रहा है उसको। कमाल है। और मैंने देखा है कि जेल में दैट इज़ द कॉमनेस्ट वे। 1-2 वियर्ड इंसिडेंट ज़रूर हुए थे कि किसी ने इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ के फांसी लगा दी, वियर्ड वे। ओके, पूरा आदमी जल गया, ऐसे होता है, खुद को जला दिया, आग लगा दी, ये भी होता है। लेकिन आग लगाने के लिए आपको घासलेट चाहिए, वो मिलता नहीं। फांसी के लिए टॉयल है, लेकिन अच्छी बात है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आर लेस डिस्पाइट दैट, क्योंकि अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन क्या है ना, जेल का टॉयल का दर्जा जो है ना, क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो कोई आदमी ने ऊपर जम मार दे, टॉयल फट जाता तो इसलिए आई कांट बिलीव ओनली सर, आप क्या क्या बोल रहे हो, आई एम टोटली शॉक्ड। ना, मैंने एक इंसिडेंट देखा है, आई थिंक इट वाज इन सितंबर 2022। किसी ने बनियान ट्री से जम मार दी थी और उसका तौलिया फट गया। और मैं कुछ 200-250 मीटर पे खड़ा था, हमने आवाज़ सुनी, डर के भाग रहे थे। तो मैंने देखा कि उसका आधा तौलिया इधर अटक गया था और पूरा मैंने उसका यहाँ, उसके मार्क्स देखे रेड कलर के, डरावना था माहौल। हाँ, वी आर फीलिंग शेकी। अगले 2 दिन तक ना मैं आई वाज इन शॉक। तो ये देखा था, फिर बाद में मैंने बोला अच्छा हो गया यार, जेल का टॉवेल है, मैं तो पक्का मर जाता। आई शुड बी थैंकफुल टू द जेल अथॉरिटीज। सर, इमोशंस की इतनी बात हो रही है तो मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में पूछना था। उसमें एक आदमी कैसे चेंज होता था एग्जैक्टली? क्या वो जो मूवीज में दिखाते हैं वो सच है अगेन? Solitary confinement is a reality. Even I have experienced that, because when I was in jail, there was a COVID protocol. So I had to be taken out on 26th of April 2022 for a court procedure. Then I was sent back. After I returned back, उस टाइम कोविड प्रोटोकॉल था, क्योंकि बाहर आदमी गया तो हो सकता है उसको कोविड हो सकता है। तो मेरे को क्वारंटीन रहना है कम से कम 3 दिन, पहले 7 दिन बोला था, देन दे टोल्ड मी 3 nights. Then I was taken to a barrack named Barrack 7 in the hospital yard, जिसको हम लोग पनिशमेंट बराक बोलते हैं। उस बराक में शायद 50 रूम है और उसमें से ज़्यादातर रूम में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के कैदी रहते हैं। नाउ एज पर न्यू लॉ दैट इज़ BNSS, उसको बहुत लिमिटेशंस है, शायद सेक्शन 10 सेक्शन 11 ऑफ BNSS, तो जिसमें लिमिटेशंस है कि कितने दिन तक आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि आदमी सालों तक रह सकता है, वहाँ कोई देखने नहीं जाता, किसी भी जज को, किसी भी इसको पता नहीं चलता। तो मैं खुद 3 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था। बहुत भयानक सिचुएशन होती है। एक छोटे से रूम में आपको रखा जाता है, आपको वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं निकाला जाता, नहाने के लिए बाहर नहीं निकाला जाता, और एक उस दरवाजे में अंदर एक ऐसी छोटी सी गैप है, उस गैप्स के अंदर से आपको ना आपका नाश्ता अंदर ऐसे पुश किया जाएगा। मतलब मेरे को पोहा दिया जा रहा है एक प्लेट में, और उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर रखा जा रहा है, ऐसे अंदर पुश कर रहे हैं। मेरे को चाय दी जा रही है और छोटे से गैप में से मैं चाय ले रहा हूँ। ये मेरी हालत है। एंड नो सनलाइट ऑल्सो ना, इज दैट ट्रू? हाँ, मतलब जितना इनडायरेक्टली आता है उतना आता है। मतलब आप लकी हो तो आपका नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, जो भी आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई रूम मिल गया आपका नस्ता, अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है, नहीं है। और वो रूम कैसा है, मतलब उसमें खड़े हो सकते हैं कि नहीं, कैसा हाँ है वो? हाँ हाँ, इट्स अ नॉर्मल रूम। ओके। बट दे डोंट अलाउ यू आउटसाइड टू इवन गो टू टॉयलेट? टॉयलेट For अंदर those है ना, 3 days. छोटा सा। So you अच्छा, said it's toilet there. and shower is all एक गंदा inside. सा बहुत भयानक सा टॉयलेट अंदर है, आपको यूज़ करना है तो कर लो, नहीं तो ऐसे बैठ लो, माय गॉड। आपका चॉइस। मैंने 3 दिन नहाया नहीं, आपका चॉइस है। और क्या तरीके हैं जो पुलिस ऑफिसर्स यूज करते हैं टू ब्रेक द प्रिजनर्स? ऐसे कुछ इंटरोगेशन टेक्निक्स, नहीं, टॉर्चर देखो, जेल में इंट्रोगेशन नहीं होता। ओके, जेल में इंट्रोगेशन तभी होगा जब जेल में किसी ने एक नया क्राइम किया तो। लेकिन पुलिस के क्राइम में जब आदमी जेल में आता है तो जेल में इंट्रोगेशन नहीं होगा। जेल में ब्रेक करने का तरीका है तोड़ने का, मतलब फिजिकली मारो।
और वो कब होता है कि व्हेन यू वायलेट सपोजली वायलेट द जेल रूल्स. जैसे आपने पूछा मुझे कि वहाँ हमले होते हैं कैदी एक दूसरे पे. हमला हो गया तो दोनों साइड के कैदियों को मारेंगे ये लोग, बुरी तरह से पीटेंगे. तो पिटाई होती है और पब्लिक प्लेस पे पिटाई होती. कभी कभार ऐसा भी होता है कि 10-10, 12-12, 15-15 जेलर हो, जूनियर कॉन्स्टेबुलरी का स्टाफ हो जेल का, मिल के मारते एक एक कैदी को, बुरी तरह से पीटते हैं. मतलब मैंने कुछ पुराने ज़माने के कुछ बुक्स पढ़े थे, जब स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ येरौडा जेल कैसे मैनेज करते थे. तो 1942 के आंदोलन में आचार्य शंकरराव देव, नाना साहेब गोरे, ये भूमिगत आंदोलन के नेता थे. मैंने पढ़ा था कि जेल में जो बिग कैंटीन है, उस बिग कैंटीन के चौक में 1944-45 के दौरान इन दोनों को भयानक रीति से पीटा जाता था. पीटा गया. रेगुलरली. हाँ, रेगुलरली. अब रेगुलरली है कि नहीं पता नहीं, जितना रेफरेंस आया है वो तो पढ़ा है मैंने, लेकिन पीटा गया था कई बार. इसका मतलब है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये होता था. लेकिन दुख की बात यह है कि इत्तेफाक से मैं कई बार लाइब्रेरी जाता था किताब लेने के लिए. उस लाइब्रेरी के सामने बिग कैंटीन है. मैंने वहाँ खुद 21st सेंचुरी में इंडियन जेलर्स, नॉर्मल कैदियों को ऐसे पीटते हुए मैंने देखा है. आई डोंट थिंक दैट्स देयर डोमेन. मतलब बेरहमी से. बहुत बहिरहमी से, भयानक. और उससे भी ज़्यादा दुख तब हुआ मुझे कि महात्मा गांधी यार्ड, जिस यार्ड में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी का जो गांधी अंबेडकर करार हुआ था, जहाँ महात्मा गांधी ने अनशन किया था, वो अनशन तोड़ने के लिए खुद रविंद्रनाथ टैगोर वहाँ आए थे, सी राजगोपालाचारी आ गए थे, चित्तरंजन दास, उनकी पत्नी वासंती देवी आई थी, सरोजिनी नायडू आई थी. वाह. वहाँ ये लोग सी राजगोपालाचारी आए थे, वो सब लोग वहाँ खड़े हैं. ऐसी जगह पर दरवाज़ा बंद करके कैदियों को पीटा जाता है. एटलीस्ट मैं जब तक जेल में था तब तक पीटा जाता था, और इसका मैं गवाह हूँ, ये मैंने देखा है. That is as recent as 3 years ago, 4 years यस. ago. ऐसे कभी कभी देखा है कि कोई ऐसे एक दो कैदी रहते हैं फिल्मों में जो पता नहीं कैसे जेल में आके बहुत फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, जिंदगी के बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं. तो आपने कभी ऐसे कैदी को देखा? हाँ, देखा है ना. एक MSc माइक्रोबाल बायोलॉजी किया था एक लड़के ने फर्ग्यूसन कॉलेज से. ओके. उसने एक बार अपने जूनियर्स को कहा था, देखो यार, हमने ना स्कूल में सीखा है कि कोई भी एक सेंटेंस होता है या कोई भी वाक्य होता है, उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रियापद होता है, बराबर है. नाम सर्वनाम होते हैं व्याकरण के विशेषण में. तो इससे एक वाक्य बनता है, ये हमने पढ़ा है. लेकिन साला हमको ये किसी ने सिखाया नहीं कि ये वाक्य से ना हम किसी के ऊपर इतना परिणाम कर सकते हैं कि सामने वाले से हम एक्शन इन्वोक कर सकते हैं. मतलब ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैंने अपनी पत्नी को एक दिन गुस्से में आके कुछ तो बोला, वो तो एक व्याकरण का एक वाक्य था, और उसने दूसरे दिन सुसाइड कर दी. My God. बोला यार, मेरे को आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं ये बात, कि मतलब मैं जो बोलता हूँ ये नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद से जो बनता है, जो दुनिया बनती है ना, उससे हम किसी की ज़िंदगी उजाड़ भी सकते हैं और ख़ुद की भी उजाड़ सकती है. मेरे को किसी ने सिखाया नहीं. तो ऐसे कई बार मैंने फिलोसॉफिकल डायलॉग जेल में सुने हैं. Crazy. तो लोग सोचते हैं ऐसा. But sir, Really I- intense ना. very intense. I mean, like, I'm just trying to imagine कि मन को क्या होता है, in this kind of a place. How to take it under control. और जैसे आपने बताया, आपने भगवत गीता 3 बार पढ़ी है. So I'm sure that must have helped you a lot, not only there, but in life also. करेक्ट, वेरी ट्रू. Absolutely. So, sir, I wanted to now get into थोड़ा सा मुझे चर्चा करना था about the economics or the cost of a prisoner in jail. So, it costs taxpayers that money, right? We are paying for that prisoner to stay in prison. And I have seen abroad that there is a lot of social welfare and reforms happening where they are saying that, matlab, it is better ki, you rehabilitate the prisoner while he is in prison because so that he does not become a repeat offender और वो फिर से जेल नहीं आए. Because again the state exchequer or the taxpayers have to bear the cost of that prisoner in jail. So typically my first question here is that what is the cost of keeping a prisoner in an Indian jail today?
For an under trial, 155 rupees per day, Okay. and for a convict, 225 rupees per day. Per day Correct. is the cost of keeping them there. करेक्ट दैट्स द कॉस्ट इन महाराष्ट्र. 19-20 इधर उधर चेंज होता रहता होगा. अभी मान के चलो कि महाराष्ट्र के जेल में एट दिस मोमेंट 42,000 प्रिजनर्स है, सारे all the jails in ऑल द जेल्स पुट टुगेदर. और अपार्ट फ्रॉम दैट 68,000 लोग अंदर आते हैं कैदी और बाहर चले जाते हैं. तो उनका ऐड करके मोटा मोटा पकड़ लो, आउट ऑफ दिस 42,000 मे बी 6,000 7,000 कन्विक्ट्स है. Oh, that's it. हाँ, हो सकता है 10,000 हो. 10,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा बोला, उससे भी कम है. यरोडा जेल इज द बिगेस्ट जेल, वहाँ 1,200 कन्विक्ट है, मतलब बाकी सब अंडर ट्रायल है. बाकी सब अंडर ट्रायल है. अच्छा. तो आप, लेकिन आप ये देखो इसमें कि रिफॉर्म्स की हमारी जो व्याख्या है ना, वो अंडर ट्रायल्स को नहीं छूती. अच्छा. रिफॉर्म्स इज मीन फॉर कन्विक्ट्स. अंडर ट्रायल तो ऐसे बैठे रहो यार. मतलब हम तो जेल में बैठ बोलते थे खाओ पियो पड़े रहो, राउंड आया तो खड़े रहो. मतलब जब उनका राउंड आता है सीनियर को, साहब सैल्यूट बैठो. तो आता है ना, हम अंग्रेजों के जमाने के जासूस है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, वो राउंड है. ऐसे राउंड जेल में चलते हैं. जब राउंड आता है तो खड़े रहने का सब लोग, और आने का सो जाओ. सो इफ दैट इज एक्सपेक्टेड तो कौन सा रिफॉर्म की बात कर रहे हैं इसमें. बट मूवीज सर वगैरह सब जगह दिखाते हैं कि नेता जा रहा है ऑन गांधी जयंती, वहाँ कुछ खेल कार्यक्रम हो रहा है, दे आर प्लेइंग लूडो, सांप सीढ़ी भी खेल रहे हैं, ताश भी खेल रहे हैं, खाना पीना बट रहा है. ये दिस कीप्स हैपनिंग, दैट देयर इज लॉट ऑफ रिफॉर्म इज व्हाट एटलीस्ट द मीडिया टेल्स अस. सो यू मीन टू से दैट देयर इज एब्सोल्युटली जीरो रिफॉर्म फॉर अंडर ट्रायल्स एज ऑफ नाउ? आई एम नॉट सेइंग एब्सोल्युटली जीरो, आई एम सेइंग नियर जीरो. ओके. क्या बात कर रहे हैं सर? तो वही बात हो गई ना सर. नहीं, देखो क्या होता है ना, कभी कभार एक दिन कुछ प्रोग्राम हुआ, उसका फोटो खींच के डाले जाते हो. हाँ, साल में. जैसे अभी देखो इंडियन लूडो गेम हो, वो तो हम खेलते हैं ना, वो जेल वाले क्या करते हैं उसमें. हम तो क्या करते हैं पता है, लूडो गेम के लिए हम क्या यूज करते हैं. हाँ, हम यूज करते हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन के जो पिल होते हैं ना, वो हम लूडो गेम के लिए खेलने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. या कोई पत्थर पड़ा वो यूज करते हैं. इस तरह से चलता है ये सब काम. देन जो बैठे खेल है ना, जैसे चेस हो गया, हम बैठ के खेल रहे हैं, वो चलता है. लेकिन आपको वॉलीबॉल खेलना है या आपको कबड्डी खेलनी है तो है ही नहीं अवेलेबिलिटी. तो वॉलीबॉल का क्या है, पूरे मतलब मैं 14 महीने अपने जिस बैरक में था उसमें से 13 महीने मेरे कभी वॉलीबॉल देखा नहीं. फिर उसमें लास्ट 1 महीने में एक बार वॉलीबॉल देखा हमने, वो 4 दिन खेला, वॉलीबॉल पंक्चर हो गया. तो उसका पंक्चर किसी ने निकाला नहीं, खत्म खेल. तो इसलिए जो एंटरटेनमेंट हो, रिफॉर्म की तो बात ही नहीं है. मतलब मेरे को याद है 14 महीने में एक बार मेरे को मौका मिला था कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं अटेंड करूं फॉर रिफॉर्म एक्टिविटी. दैट वाज फॉर ओल्ड एज केयर. एक कर्नल्स क्यूब नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बढ़िया काम करते हैं लोग, रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, विथ गुड इंटेंशन. रिटायरमेंट के बाद बेचारे जेल में आते हैं और वो सोचते हैं कि चलो यार कैदियों को कुछ सिखाए, जो सकता है बाहर जाके ना ओल्ड एज लोगों को अटेंडेंट नहीं मिलते, ये लोग बढ़िया काम कर पाएंगे. तो उस प्रोग्राम में मैंने भी एनरोल किया. मैंने बोला बैठा हुआ तो कुछ समझ लूँगा, एंड आई गॉट टू नो लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स. जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको पैरों में अल्सर ना हो, या हाँ, तो उसके लिए पैर को कैसे धोना चाहिए, वो टेक्निक मैंने वहाँ बैठ के सीखा. मैं अपने फादर को भी यूज़ किया घर में जाके. तो मैं वो प्रोग्राम को 2 दिन अटेंड किया और 2 दिन के बाद मेरे को मैसेज आया कि नहीं, आपको वहाँ नहीं आना है. आई वॉज द ओनली अंडर ट्रायल अटेंडिंग दैट प्रोग्राम. अच्छा, बिकॉज आई यू वर वॉज अंडर ट्रायल. रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्रोग्राम. बिकॉज यू वर अंडर ट्रायल. This happened in April 2023. So that was the only program I attended. Otherwise देखो जाए तो कन्विट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं. मेरा सिंपल सवाल है कि कन्विट का एज क्या होता है. हमारे देश में आदमी 20वें साल में गुनाह करता है, 40वें साल में उसकी ट्रायल शुरू होती है, बाय द एज ऑफ 45-50 उसको सजा लगती है. आदमी बुढ़ा होके वहाँ जेल में काटता है जिंदगी. उस आदमी को आप सिखा रहे हो एक काम करो, हम लोग आपको इलेक्ट्रीशियन बना देंगे. इलेक्ट्रीशियन होने की जरूरत किसको है, प्लम्बर होने की जरूरत किसको है, जो 20 साल का आदमी है उसको, जो अपने जीवन की इंग्लिश किसको सीखना है, ग्रेजुएशन किसको करना है, कि जिसकी शिक्षा पढ़ाई आधी छूट गई उस बंदे को, उसके लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है अनफॉर्चुनेटली. बट सर, जैसे escaping from prisons also, Prison Break, there are so many, there's so many movies made on it. Shawshank Redemption is a classic example कि कैसे वो नाले से निकल जाते हैं. तो आपके टेन्योर में आपने कभी ऐसे देखा कि अटेम्प्टेड एस्केप्स फ्रॉम प्रिजन, या कोई एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया भागने में जेल से? हैज दैट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ यू? हैव यू सीन इट? इज इट पॉसिबल
for a prisoner today in Indian jails to escape? मैं जब मेरी एंट्री हो रही थी येरोडा जेल में 25 मार्च 2022 को, तब हम लोग बाहर खड़े थे और उस समय पे एक विक्की भूरेलाल सौदे नाम का एक कैदी था जो पिंपरी चिंचवड़ का रहने वाला है। वो जेल में अंदर घुसने से पहले उसने भागने की कोशिश की थी। बहुत तगड़ा था, एकदम हट्टा कट्टा था, तेज़ भागा, उतना तेज़ पुलिस वाले नहीं भाग पाए। क्यों? और क्योंकि कई सारे रीज़न होते हैं, अभी उस सारे रीज़न में जाना ठीक नहीं है। वो भाग नहीं पाए, बेचारे थक गए। साला उस चक्कर में भागा भागा, फिर वो एक ऑटो रिक्शा में जाके बैठा और ऑटो रिक्शा में बोला चलो आनंदी रोड चलो। तो ऑटो रिक्शा को क्या पता है कैदी है बेचारा, क्योंकि वो तो अगेन वो वही तो प्रॉब्लम plain है, उसने normal मूवी था। देखी है, उसको तो पता ही नहीं कि नॉर्मल वेश में भी कैदी रहता है। हम्म, वो भाग गया। कुछ पुलिस वाले अक्लमंद थे, वो बोले यार भागना में कोई ये नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मोटरसाइकिल निकालो। तो 2 मिनट लेट हो गए तो भी चलेगा, लेकिन मोटरसाइकिल से उसका पीछा करते। तो फाइनली उसको जाके पकड़ा, अंदर आने का बाद बहुत पीटा उसको। दैट वाज वन इंसिडेंट ड्यूरिंग माय पीरियड। अदरवाइज ना, अंदर से जेल से छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। it's impossible to escape. यस, क्योंकि इतने ज़्यादा लेयर्स है। मैं अपने बराक में रहता हूँ, उस बराक को 10 फुट की वॉल है, उस बराक के बाहर मतलब 10 फुट थिक. हाइट 10 फीट हाइट की वॉल है, उसको क्रॉस करना है। फिर बराक वहाँ से एक बराक से दूसरी जगह जाने के लिए मेरे को आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, कैसे जाऊँगा मैं। फिर वहाँ से मैं कम से कम 3-4 लेयर क्रॉस करेंगे 10 फीट के वॉल के, तब मैं बाउंड्री वॉल तक पहुँचता हूँ। तो येरोडा जेल के पास 20 फुट की 2 बाउंड्री वॉल है। तो इसलिए जेल के इतिहास में जितना भी मुझे याद है, एक ही बार प्रिसाइजली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑन 15th of August 2012 बाड़ू पवार नाम के एक कैदी ने, दिन भी 15 अगस्त चुना है उसने आज़ादी के लिए. लेकिन उसकी भी एक रीज़न अलग है कि हम लोग क्या करते हैं ना, ये जेल में जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन त्यौहार होता है, उस दिन कैदियों को ना दोपहर को 2 बजे बंद किया जाता है। तो हम लोग डरते हैं एक्चुअली किसी भी त्यौहार से। अच्छा, हाँ, क्यों मतलब सर? दिवाली है तो इसका मतलब है कि दोपहर को 2 बजे हम लोग को लॉक कर देंगे। ओहो. ऐसा नहीं कि दिवाली के दिन मैं ऐश करूँगा, ऐसा नहीं गुड़ी पाड़वा के दिन मैं, उगादी के दिन मैं कुछ ऐश करने जा रहा हूँ, उसके तो मुझे लॉक करने वाले। तो 15 अगस्त के दिन मेरे को 2 बजे लॉक किया है। तो 2 बजे के बाद क्या होता है, कैदी परेशान हो जाता है, दिन भर करूँ क्या मैं, तो इसलिए 7-8 बजे सो जाता है। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप भाग जाओ। 15 अगस्त का दिन भागने के लिए इसलिए भी अच्छा था कि हो सकता है बहुत सारे जेलर लोगों को या जेल के कांस्टेबलर को छुट्टी हो, तो कम स्टाफ होगा। हाँ, तो lesser staff. इसलिए छूटने का उसने प्लान बना दिया। और कैसे किया होगा उसने, तो ये काम करता था लोहार काम विभाग में। ओके, तो लोहार काम विभाग में करेगा क्या, ये कि कोई लोहे का टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के आपको पाइप चाहिए। अभी उसके दिमाग में एक शातिर आइडिया आ गई, क्योंकि पाइप चाहिए आप, तो आपको मान के चलो आपको 5 फुट का पाइप चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड सही आता है 8 फुट का, तो छोटा छोटा टुकड़ा बचता है। मान के चलो मैं हर महीने में एक टुकड़ा गायब करूँ तो, और वो गायब करते समय मैं सपोज ऊपर वाले पार्ट को और नीचे को एक एक रिवेटिंग मार दूँ, और बीच में एक ऐसा छोटा सा वेल्ड मार दूँ एक टुकड़े का, तो ऐसे 2-2 फीट के सपोज 9 टुकड़े मैं चुरा लूँ और उसको रिवेट जोड़ने के लिए बाद में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करूँ, तो 9x2 हो गए 18 फीट कि 18 फीट की सिंगल स्ट्रिप की सीढ़ी तैयार हो गई मेरी। अभी हाइट है 20 फीट, तो 18 फीट 8 ऐसे हो गई। अब मैं उसके ऊपर डालने के लिए एक ऐसा लोहे का आंकड़ा बना दूँ। तो he made his own ladder basically. ही मेड अ लैडर, सिंगल स्टिक का लैडर। उस लैडर का इस्तेमाल करके वो चला गया। मैंने सुना है कि शायद वो लैडर आज भी येरोडा पुलिस स्टेशन के बाहर पड़ा हुआ है। किसी और ने नहीं यूज़ किया अभी तक. तो हो सकता है उन्होंने भी एक यादगार लम्हा करके उसको रख दिया होगा, पता नहीं। So I have one more question, sir. As far as जैसे आपने बताया कि अंडर ट्रायल्स है, 80 to 90% ऑफ द पीपल जो जेल में हैं आज पूरे इंडिया में आर अंडर ट्रायल्स, मतलब दे आर नॉट बीन एटलीस्ट कन्विक्टेड. 3/4 तो है ही। दे आर नॉट बीन कन्विक्टेड. Yeah. तो व्हाट डज द लॉ से हियर? सो हाउ लॉन्ग कैन दे बी केप्ट, मतलब कितने दिन तक वो एक प्रिजन में रह सकते हैं विदाउट अ ट्रायल देखो एज ऐसा पर द लॉ? पुराने ज़माने में सीआरपीसी में एक सेक्शन था जिसमें किसी की आधी सज़ा पूरी हो चुकी है, जितने में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट, उसके बाद आपको जमानत का अधिकार था ऑफिशियली। अभी उन्होंने क्या किया है, शायद 479 सेक्शन
BNSS में ऐड किया नए कानून में, जिसमें आपने 1/3 सज़ा काट ली तो आपको ज़मानत मिलनी चाहिए, ये वाला। अभी आप मान के चलो कि 1/3 सज़ा कितनी होगी। आप किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट केस का सेक्शन में अरेस्ट किया गया, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 तो years. नहीं, तो उसका प्रावधान ये था इंडियन पिनल कोड में कि उसका फ्रैक्शन गिनना है तो 20 साल का पीरियड पकड़ो। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई 20 साल फ्रैक्शन पकड़ने के लिए, तो मतलब 6.5 साल आपने सजा काट ली तो आपको जमानत मिल सकती है। क्या होता है ना, हम लोगों को आदत लग चुकी है पुलिस वालों को कि डिफिकल्ट सेक्शन लगाओ, कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन लगाओ, तो हमारे बीच में होड़ लगी होती है कि साला सबसे हार्श पनिशमेंट जिसमें है वो सेक्शन ऐड करो उसमें। तो बहुत सारे कैदी ऐसे हैं कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान में आए हुए हैं या किसी डिफ़िकल्ट कानून के प्रावधान में आए, जैसे पॉक्सो कानून हो गया, MCOCA हो गया, हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम के इसमें आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को ज़मानत मिलना मुश्किल हो जाता है। बट सर, जैसे एक पुणे पोर्शे केस है, क्योंकि हम पूना से हैं, आप भी पूना से हो, जी, you know, everybody knows now, the whole world knows about what happened in that case. Underage boy allegedly drunk and killed someone and then goes to prison, remand home, comes out in the same day based on some bail norms, ऐसे लिखने के लिए। ऐसे लिखने के लिए वगैरह. Then the father is now in jail since almost 20 months now. Now उनका ट्रायल चालू नहीं हुआ है. I understand that, you know, there is no sympathy from the media or the public or the judiciary or the state government towards the family. Well, it's fair enough. But can that father be kept in prison for so long without a trial going on for 20 months and more? What does the law say here, sir? मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ। मुझे पता है इसमें फादर की गलती क्या है। पहली गलती की, एक अंडर एज बच्चे को उन्होंने अपनी पोर्श गाड़ी चलाने दी थी। दूसरी गलती हो सकती है कि उसको इतना पॉकेट मनी दिया कि उसने दारू पी ली, मतलब उसका फादर का बेटे के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तीसरी बड़ी गलती यह है, यदि हुई है तो, बिकॉज दीज आर एलिगेशंस था, कि ब्लड का सैंपल बदलने में हो सकता है उन्होंने कुछ भूमिका अदा की हो। अभी इसमें सबसे ग्रेव क्राइम कौन सा हुआ है इस घटना में कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बिल्कुल. उसका एलिगेशन किसके ऊपर है? द चाइल्ड. चाइल्ड के ऊपर। वो तो माइनर था, बाद में उसको एप्लीकेशन दिया गया, ही शुड बी ट्रीटेड एज मेजर, हो गया। लेकिन वो लड़के ने गाड़ी चलाई है ना, फादर ने तो चलाई नहीं थी। वो तो बेल पे है लड़का, करेक्ट। अभी फादर का जो एलिगेशन आगे एक्यूजिशन है, मेरे को समझता नहीं है कि जब BNSS आ ही गया है, BNS तब उसमें प्रोविजन है कि 3 महीने में ट्रायल स्टार्ट करो, जल्दी ट्रायल स्टार्ट करो। तो आपको यदि लगता है कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है तो उनके ट्रायल चला के खत्म कर दो। वाई आर यू कीपिंग पीपल लैंग्विशिंग बिहाइंड बार्स एज एन अंडर ट्रायल? दूसरी बात है कि आदमी को हम अंदर क्यों रखते हैं? 3 या 4 कारण हो सकते हैं। एक तो ये भाग सकता है, अब उनका पासपोर्ट ले दो, कहाँ भागेंगे? दूसरी बात है वो किसी विटनेसेस पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ज़्यादातर एविडेंस तो डॉक्यूमेंट्री है, मेडिकल रिकॉर्ड बदले गए हो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हाँ, वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से प्रूव हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तीसरा क्या कर सकते हो? हाँ, तीसरा वो किसी विटनेस के ऊपर प्रेशराइज कर सकते। विटनेस क्या है यहाँ तो सारा टेक्निकल एविडेंस है। करेक्ट. तो इफ यू सी द रीजंस फॉर विच पर्सन कैन बी बिहाइंड बार्स आर नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। जस्ट बिकॉज क्या होता ना, कई बार मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बार बार होता है। हमने रिया चक्रवर्ती के केस में भी देखा है। रिया चक्रवर्ती को अंदर क्यों डाला गया? उसकी जिंदगी क्यों खराब की गई? हाई प्रोफाइल ना सर, हाई प्रोफाइल है और मीडिया ट्रायल है। बस मीडिया ने कहा, जब सोशल मीडिया पे लोगों ने बोलना शुरू, ऐसा ही है। हमारे देश में क्या हो रहा है ना कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता, हमारे माइंड से चलता है। हमें लगता है कि उसको पीटो, उल्टा लटकाओ। हाँ, तो on one hand we say that we are running by the law and constitution, on the other hand we believe that no, every punishment should be like a medieval punishment. So there is a dichotomy. So sometimes ये सोशल मीडिया का या मीडिया का प्रेशर आ जाता है जुडिशरी पे, और जुडिशरी भी सोचता है कौन पंगे लेगा यार, तो then they back off. हाँ, मतलब एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ एलिगेशंस। आपने देखा होगा पोर्श केस में, मैं मानता हूँ कि वो वर्डिक्ट गलत था कि जब लड़के को पकड़ा गया उसके बाद छोड़ा गया इमीडिएटली और उसको बोला गया 300 वर्ड का ऐसे लिखो। मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा एबेरेशन था कानून में। तो लोगों ने जज को भी ट्रोल किया। हो सकता है कि लोग सही भी उस सिचुएशन में, लेकिन उसकी वजह से ना जुडिशरी भी हरकत में आ गई होगी। वो बोले होंगे साला मैंने जमानत दे दिए तो मेरे को और मेरे परिवार को ट्रोल करेंगे। तो कई बार वो बैकफुट पे चले गए सब। ऑब्जेक्टिविटी इज लॉस्ट इन दिस केस। तो सर मुझे पूछना था कि
जेल में जाने के बाद ऑब्वियसली आदमी बहुत बदल जाता है क्योंकि वो चीज़ें देखते हैं जो शायद आम आदमी कभी नहीं देखेंगे ज़िंदगी में। तो आपने ये सब देखने के बावजूद भी जेल से बाहर निकले, तो तब आपको कैसा लगा जेल से निकलने के बाद? लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे थे? आपकी मानसिक हालत कैसी थी? आदमी बाहर जब निकलता है ना, तब उसकी बहुत दुविधा वाली सिचुएशन होती है। मतलब ऐसा थियोरेटिकली लगता होगा कि आदमी बहुत खुश होकर नाचते हुए बाहर आएगा। मैं नाचते हुए भी बाहर आया था और मेरी फटी भी थी, क्योंकि खौफ बना रहता है मन में कि पता नहीं कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है या अभी भी कायम है भी नहीं कि नहीं। हाँ, क्योंकि जब हम जेल में होते हैं तब मान सकते हैं कि बहुत लोग डर जाते हैं। वो अपने आसपास ही है, बट उनके भी मन में खौफ होता है कि साला मैं इसको कांटेक्ट करूँ और मेरी की भी इंक्वायरी निकल गई तो ठीक है, मान सकता हूँ। लेकिन बाहर आने के बाद भी क्वेश्चन ये होता है कि शुरुआत मैं करूँ या सामने वाला करेगा। मतलब मैंने किसी को फ़ोन किया और उठाया नहीं तो मेरे साथ ऐसा हुआ है 2-4 बार। मैंने लोगों को हाय करके मैसेज भेजा, उसने पढ़ा और उसका रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन तब एक्सपीरियंस ये हो जाता है कि जो एक पुराने एक मूवी में एक गाना था ना कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते वो मकान, वो फिर नहीं आते। तो ये एक्सपीरियंस आपको फेस करना पड़ता है एंड यू हैव टू लिव विद दैट। उससे भी बदतर सिचुएशन मैंने ग्राउंड पे एक्सपीरियंस की थी कि जब मैंने ज़मानत होने के बाद पहले दिन मैं जब घर पहुंचा, दूसरे दिन मैं अपने गोल्डन रिट्रीवर पेट को घुमाने लेके जा रहा हूँ। रोड पे कोई मुझे पड़ोस की एक औरत मिल जाती है। वो मुझे देखती है और ऐसी शॉक हो जाती है कि मेरे को लगता है उसको पानी देना पड़ेगा। शी गोज़ इन ट्रॉमा टू सी मी। उसको नहीं समझता कि ये आदमी बाहर आया, मैं उससे कैसे बात करूँ? अभी उस किसी ने मुझे उसके साथ देखा तो क्या होगा? ये कैसे सामने आ गया ये पनौती? सो यू स्टार्ट फीलिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। स्टिग्मा। हाँ, एंड यू कैन सी इनटू समवन एल्सेस आईज। एंड देन उसके बाद क्या होता है पता है क्या? इवन इफ यू वांट टू बी इन पब्लिक, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में ऐसा होता है कि साला मेरे को अभी खड़ा होना है ना यहाँ से, तो मेरे को अभी नई दुनिया बसानी पड़ेगी। पुरानी दुनिया ख़त्म है। तब मेरे ज़िंदगी में नए दोस्त आएंगे। नहीं, कुछ दोस्त तो बचते हैं, ऑफकोर्स दोस्त ज़्यादा बचते हैं रिलेटिव से, मैं इतना बोल सकता हूँ। लेकिन दैट्स लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये है। और बहुत लोग, सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई, मतलब कई बार आपने वो क्राइम एंड पनिशमेंट किताब पढ़ी होगी, उसमें ना एक वो फ्योडर डॉस्टोव्स्की, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द ऑथर, वो कभी लिखता है कि द हार्शेस्ट प्रिजन इज द वन समटाइम्स लाइज इन योर हेड। क्या होता है, मैं सलाखों से बाहर निकला हूं एक, लेकिन अदृश्य सलाखें मेरे सिर में आज भी है। उसमें आदमी जीता है। मेंटली आई एम स्टिल देयर। वो बहुत भयानक सिचुएशन थी, उससे आदमी नहीं निकल पाता। But sir, you read the Bhagavad Gita thrice in jail. I'm sure that must have helped you a lot with this kind of situation. कि जैसे गीता में क्या है ना, माता स्पर्शांत कौन्तेय शीतोष्ण सम दुखिना, समथिंग श्लोक इज देयर। मतलब उसमें कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी के सुख और दुख होते हैं ना, वो एक समर और विंटर सीजन जैसे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि चलो यार दुख है लेकिन वो विंटर है, चला जाएगा, कभी समर तो आ जाएगा। मतलब इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इंग्लिश में लिखा है, सेम भगवत गीता में लिखा है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चलो यार, पहले हम लोग सुख में थे, हम ये भूल गए थे कि सुख में भी एक सीजन जैसा होता है। अब हम दुख में है लेकिन हम ये भी भूल रहे हैं कि दुख भी सीजन जैसा है, वो भी चला जाएगा। तो ऐसे करके कभी कभार दिल को समझाने में नहीं आसानी हो जाती। ऐसा नहीं कि भगवत गीता हमें मतलब सिर्फ भगवत गीता पढ़ के मैं बाहर निकलूं, लेकिन उसमें से हमें एक दरवाज़ा तो ओपन हो जाता है वहाँ से बाहर निकलने का। बाहर तो हमें खुद ही निकलना पड़ता है। आप जब जेल में थे तो आप ऑब्वियसली आईपीएस की ट्रेनिंग लेकर आए थे बिकॉज यू वर एन आईपीएस बिफोर, और आपकी ट्रेनिंग में मैंने सुना है कि कभी कभी ऐसे भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है जिससे हाउ टू डिटेक्ट लाइज, बॉडी लैंग्वेज देख के कभी कभी। तो आपने कभी इनमेट्स में ऐसा देखा जो उन्होंने शायद कुछ किया है या नहीं भी किया है, उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझा कि शायद इन्होंने और भी बहुत बड़े कांड किए जिसकी वजह से वो यहाँ पे है? आपको बताओ क्या, जेल में जितने मैं कैदियों से मिला हूँ ना, उसमें से कुछ कैटेगरी के कैदी ऐसे थे कि जो ओपनली बताते थे कि हम क्या क्या करते थे।
मतलब मेरे को जिन्होंने मर्डर किया उन्होंने समझा कि हमने मर्डर कैसे किया है, जिन्होंने चोरी की थी या जो डकैती करते थे वो बताते थे कि हम लोग कैसे प्लानिंग करते थे, क्या क्या करते थे, सब कुछ ओपन। जिन्होंने रेप किया है उनमें से जितने भी रोमांटिक रेप केस में आए थे, मतलब कंसेंचुअल था लेकिन दोनों बाद में झगड़ा हुआ, बाद में एलिगेशन हो गए, फिर अंदर आदमी, वो भी ओपनली बताता था। कोई कोई खिचकिचाहट नहीं थी, कोई में मन में डर नहीं था। पीपल यूज टू टॉक। एक कैटेगरी के कैदी थे कि जो कई बार झूठ बोलते थे, वो है 420 वाले, मतलब वो साला अपनी कहानियाँ तैयार करते थे। मैं जब सुनता था तो समझ में आ जाता था कि ये फेंक रहा 420 है। वाला है, वो फेंक रहा है। और फेंकने के कई तरीके थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को फेंकते हैं, और लोगों को एक्साइट करने के लिए फेंका जाता फेंका। जैसे एग्जाम्पल, एक कैदी था, वो बोलता था मेरी ना बाहर एक मैरिज ब्यूरो है, उस मैरिज ब्यूरो में मैं क्या करता हूँ, मैं शादियाँ नहीं रचाता हूँ, सिर्फ मैं लिविंग रिलेशनशिप रचाता हूँ। तो हो जाते थे कैदी एक्साइट, तो बोलते थे मेरी तो शादी हो गई है, लेकिन फिर भी चलता है, हाँ कोई करवा दीजिए। तो मेरे को ताज्जुब होता था कि मैं जेल में बैठा हूँ, सलाखों के पीछे हूँ, हाँ, मुझे पता नहीं मैं कब बाहर निकलूंगा, और यहाँ चर्चा क्या चल रही है कि बाहर जाने के बाद ना मेरी औरत के अलावा मेरी और एक लिविंग रिलेशनशिप करवाने वाला है। फिर एक कैदी ऐसा था कि बोलता था यार मेरा ना नासिक में ना गंगापुर रोड पे ना एक मेरे अंकल का फार्म हाउस है, वहाँ ना मैंने हाइड्रोपोनिक गांजा लगाया है, हाइड्रोफोनिक गांजा? टॉप क्वालिटी गांजा हाइड्रोपोनिक टेक्निक से लगाया है, फॉरेन विदेशी वैरायटी का गांजा है। बोला ना वहाँ मैं सिर्फ अपने खास दोस्तों को लेके जाता हूँ। तो बोलता था यार बाहर जाने के बाद ना एक Stop laughing. मेरे को नहीं समझता था यार कौन से सपने में जीता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे है ना। वो माल फूक के ही तो सपने देख रहा होगा ना वो। तो लेकिन ये होता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है अंदर भी, क्यों अंदर लोग ऐसी कभी कभी कहानियां बेचते हैं कि आप सोच भी नहीं पाओगे, और आदमी कभी कभी ना इनके बहकावे में आ जाता है कि ये क्या तमाशा, और वो आपको वहाँ भी अंदर बैठ के भी लोग चुना लगा के जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो कैदी है, जो जैसे छोटी मोटी चोरी मारी करके आया है, वो ओपनली बोल देता है, पता है क्या। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बैठ के ना मतलब इतना ब्लैक एंड वाइट पता चल जाता है कि आदमी कैसे क्रिमिनल बना, उसकी क्या कहानी थी। मैंने अपनी जो किताब लिखी है तुरुंग रंग, उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, मानुस गुनेगार का हो। तो ये मराठी में किताब है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन अभी आने वाला है। तो उसमें मैंने कई सारी कहानियाँ लिखी है लोगों की, जो उन्होंने बताई है खुद की ज़िंदगी की, वो कैसे गुनहगार बन गए। उनका सिर्फ नाम नहीं लिखा है, बिकॉज आई रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, बट अकॉर्डिंग टू मी देर इज लॉट टू लर्न फॉर द सोसाइटी। I would love to read this book, sir, and we'll feature it on our podcast also. We'll show it on our podcast because you told me about it. But मेरा एक सवाल था सर, इसमें underlying, is there any commonality that why they become criminals? I can actually compartmentalize into different buckets. Okay. जैसे कि एक बकेट है हमारा विमुक्त जमातियों का, मतलब डीनोटिफाइड ट्राइब्स का। इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में डीनोटिफाइड ट्राइब्स है इसमें। महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे रामोशी हो गए, बेरड़ हो गए, पारधी हो गए, कंजार भाट हो गए, कैकाड़ी हो गए, ऐसी कई सारी कम्युनिटीज़ है जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, जिनको ब्रिटिशों ने के ज़माने में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंडर जिनको नोटिफाई किया गया था। आज भी वो कम्युनिटीज़ है ना, उसी दुष्ट चक्र में फंसी हुई है, उससे बाहर नहीं निकल पाते। वो एक ट्रैप है, वो चक्रव्यूह है उनके लिए। एंड वी कैन सी दैट generations after generations people are indulging in similar type of crimes. तो that's the learning point. one एक ये बड़ी बकेट है। दूसरा बकेट है जो एक शहरों में आज हम दो टाइप के सोशल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक, जब आप बांद्रा में जाते हो तो आपको दिखेगा बैंड स्टैंड है या उसके आसपास का बड़ा इलाका, उसके नज़दीक ही आपको बेरामपाड़ा दिखाई देगा। बिल्कुल। तो आपको ना यहाँ ऐसी समाज व्यवस्था हमने क्रिएट की है कि स्लम्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स को एग्जिस्ट। You mean the haves and the have not? So then वो it's हैव money. नॉट्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो अलग टाइप के दुष्ट चक्र में फंसी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देसी दारू हो, हाँ, या जिसको हम हाथ भट्टी की दारू बोलते हैं, बिल्कुल। क्या वो बैंड स्टैंड में बेची जाती? नहीं ना, नहीं। वो बेची जाती है स्लम में। तो
तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कि गरीब और अमीर आदमी में डिफरेंस ये नहीं कि गरीब को पैसा नहीं मिलता, गरीब का पैसा टिकता नहीं है। और टिकता क्यों नहीं है कि ज़्यादातर पैसा लिकर में खर्च हो जाता है, गांजे में खर्च हो जाता है। तो इसका मतलब है जो एडिक्शंस है, सर्टन टाइप्स ऑफ एडिक्शंस आर रिजल्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर क्राइम और दे आर एक्सेंचुएटिंग द इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम। तो दैट्स द रीजन हम लोग को ये देखना पड़ेगा। आई जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ वियर्ड काइंड ऑफ एडिक्शंस। कुछ गोलियां मिलती है मेडिकल स्टोर में, वो गोलियां इसलिए यूज होती है कि आप कुछ हाई ग्रेड पेन किलर्स बोल सकते हैं जिसको, जैसे पेट में आपके मुरड़ आ गई तो उसके लिए आपने कोई साइक्लोपाम जैसी कोई मेडिसिन है वो यूज होती है। या नाइट्रोटेन नाम की एक गोली मिलती है जो शायद नींद ना आने के लिए यूज करते हो या कोई प्रेगनेंसी में यूज करते होंगे। ऐसी गोलियां क्रिमिनल दुनिया में जिसका ब्लैक मार्केटिंग होती है अब, और कई सारे गैंग में वो गोलियां पॉपुलर है। क्यों पता? किसी को मारने के बाद पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने बहुत सारा पीटा तो भी कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा, they become numb. लीव असाइड दैट, जेल में वो गोलियां मिलती है। अच्छा। हाँ, और कौन लेके आता है? ज़्यादातर कांस्टेबल्स लेके आते हैं। 500 रुपये दे दो। अभी सरकार को ये देखना पड़ेगा कि यार मेरे को क्राइम प्रिवेंशन में घुसना है तो देखना पड़ेगा ये कौन सी गोलियां है, क्यों मिलती है ओवर द काउंटर, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये दूसरे टाइप का हो गया। तीसरा टाइप का, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ बॉडी बिल्डर्स है ना, वो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। कुछ स्टेरॉइड्स इलीगल मिलते हैं, उसमें एक स्टेरॉइड का नाम है टर्मिन। हाँ, वो ब्लैक मार्केट में मिलता है। मेरे को एक कैदी मिला था जेल में जिसका नाम था गोटिया, जिसका काम था हाउस बर्गलरी करना। एकदम सराइत था, हैबिचुअल ऑफेंडर था बर्गलरी में। मेरे को गोटिया ने एक दिन बोला कि आपको पता है कि उसने मेरे को पूरी मोडस ऑपरेंडी बताई थी। बोले हम क्या करते हैं, पिंपरी चिंचवड में एक कॉलेज है DY पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके सामने बोले एक चाइनीज़ का ठेला लगता है। उस ठेले पे ना एक बंदा है, नेपाली आदमी, हाँ, राज थापा रवि थापा, दो भाई है। बोले वो एक टर्मिन का इंजेक्शन बेचते, 600 रुपये में हम टर्मिन का इंजेक्शन मार देते, रात भर आदमी जागता रहता है, सोता नहीं। और बोला माइंड ऐसा फास्ट मूव करता है ना, बोले रात को 3 बजे मेरे को सपोज कहीं हाउस बर्गलरी करनी है तो 11 बजे मार लूंगा, रात भर सोऊंगा नहीं, मतलब अलर्ट हो जाएगा एकदम वो एकदम। अभी पॉइंट ये है कि जेल इज अ ग्रेट प्लेस फॉर गैदरिंग इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं कि मैं आई एम गैदरिंग इंटेलिजेंस अगेंस्ट गोटिया, बट गोटिया इज गिविंग मी, ही इज अ सोर्स फॉर मी, ही इज हेल्पिंग मी, शोइंग मी द वे ऑफ प्रिवेंटिव पुलिसिंग और प्रिवेंटिंग क्राइम, बट विच नोबडी इज एक्टिंग ऑन। आई डोंट थिंक नोबडी। बट क्या होता है ना, कई बार जैसे मैं तो कैदी बन के गया था ना, मैं उनके साथ बैठा था तो मेरे से कॉन्फिडेंस से बात करते थे। बट अकॉर्डिंग टू मी कुछ तरह से होता भी होगा कि हम जेल को इंटेलिजेंस सोर्स करके यूज करते होंगे, लेकिन वो कब होता है? टेररिज्म में, लार्ज नार्कोटिक सप्लाई में, या हो सकता है फेक करेंसी में। डे टू डे क्राइम कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैदरिंग ग्रेट इंटेलिजेंस फ्रॉम प्रिजन्स। That's beautifully, I think you've summed it up very, very well. This is a point that we never even thought of in our research. That you can get a lot of intelligence in jails and prevent so many crimes. Correct. Sir, एक आखिरी सवाल. I think we'll need to do 1 or 2 more podcasts with you soon because this is so there's so much mind blowing in this. There's so many things to cover. But एक आखिरी सवाल था सर कि जैसे there are certain crimes which are looked at even by criminals as a crime against humanity. For example, a child being raped or gang raped. एक छोटी सी बच्ची को किसी ने रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, या like a terrorist, like a कसब, अजमल कसब, वो आया, कई लोगों को, इंडियंस को उसने मारा, उसके बाद ही वॉज जेल्ड। तो देयर आई हैव हर्ड, अगेन दिस इज ऑल हियर से, मीडिया में बहुत सारी बातें आती है कि बाकी के कैदी बोल रहे थे इसको हम मार देंगे जेल में, या कोई चाइल्ड रेपिस्ट या चाइल्ड मोलेस्टर आता है तो लोग बोलते हैं कि ये सबसे घटिया क्राइम है, इसको हम मार देंगे। तो इज दैट ट्रू? डू criminals languishing in jails, whether they are under trials or they are convicts, do they have a conscience? They have a great conscience. और मैंने एक इंसिडेंट खुद देखा है। एक लड़का था तेजस महिपति दळवी करके, जिसमें पुणे के आसपास, पुणे रूरल एरिया में एक 7 साल की बच्ची का रेप किया, उसका मर्डर किया, उसकी बॉडी अपने घर में ही गाड़ दी और उसकी मदर ने उसका साथ दिया
टू cover up टू the crime. डिस्ट्रॉय द एविडेंस, कवर अप द केस। वो पकड़ा गया। जब जेल में आया था तो मैंने देखा कि मेरे बैरक में एक कन्विक्ट है जिसको 7 साल की सज़ा लगी है मोलेस्टेशन केस में। वो बंदा उठता है और उसको ऐसे पकड़ता है, ये लड़के बोलता को है कि तेजस साला तू यहाँ आने से पहले मर क्यों नहीं गया, को। फांसी क्यों नहीं लगाई खुद को, चलो छोड़ दे यार, मैं तेरा काम आसान कर देता हूँ। हम्म, और पागल जैसा उसने गले में फंदा डाल दिया ना, क्या उसको बात कर रहे हो आप? उसको छोड़ना पड़ा। बोला नहीं सर मैं उसको मार दूंगा। मैंने क्यों मार रहे हो? बोला हरामी है। मेरे को एक समझ में आता, इसके अगेंस्ट मोलेस्टेशन की केस है, ये जो चाइल्ड रेपिस्ट को मारना चाहता है। तब एनालिसिस करते हैं तो इसकी जो खुद की जो केस है ना, वो गर्लफ्रेंड के साथ है। वो किसी के साथ प्यार करता था, प्यार में बह गए, और बाद में क्या हुआ, दोनों की कास्ट सेम नहीं है तो केस हो गई, काउंटर केस हो गई। और हमारा कानून भी ऐसा है कि लड़की की केस ना रजिस्टर की तो पुलिस वाले को सजा हो सकती है। बिल्कुल। तो उसको सजा लग गई। उसके पास अच्छा लॉयर था नहीं तो आ गया एज अ कन्विक्ट। नाउ दैट बट उसका कॉन्शियंस आज भी जाग चुका है। तो उसको ना देखो, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए ना तो कैदियों को गुनाह और पाप में फर्क करना आता है। That's unbelievable. I think you've given the right flavor to this by saying मैंने गुनाह जो and किया पाप. है वो गुनाह है, उसने जो किया है वो पाप है। हो सकता है कि मैंने जो किया है उसको कानून गुनाह मानता हूं, लेकिन साला वो जो है ना, वो भगवान के नजरों में वो गिरा हुआ है, पापी है वो। उसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। दैट काइंड ऑफ फीलिंग कम्स इनटू माइंड। वो छोड़ो, टेररिस्ट है। हाँ, आपको पता है कि मेरे को कुछ कैदी आके बोलते थे कि सर एक सर्कल 1 में ना एक कैदी है जो 1992 ब्लास्ट का कन्विक्ट है। वो कैदी है ना, बोले सुबह राष्ट्रगीत होता है तो खड़ा नहीं रहता। तो मैं ना, हम लोग चाहते हैं ना उसको एक रात को ना टपक दे साले को। मैं कैदी हूँ साला, लेकिन राष्ट्रगीत के टाइम पे खड़ा नहीं हुआ तो मारते हैं लोग एक दूसरे को। मतलब कोई राष्ट्रगीत चल रहा है, कोई टूथब्रश रखने का। और कभी कभी लोग ऐसे भी होता है, मैंने कुछ एक्सट्रीम केसेस भी है कि राष्ट्रगीत चल रहा है, बंदा टॉयलेट में है, हाँ, टॉयलेट में वो खड़ा डर के मारे खड़ा हो गया, पता नहीं माँ के लोग मार देंगे। मैंने बोला इतनी राष्ट्रभक्ति मत दिखाओ, देखा नहीं जाता मुझसे। सर बहुत मज़ा आ गया आज बात करके आपसे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। आई थिंक दैट दिस टॉपिक रिक्वायर्स अ लॉट मोर डिस्कशन। अरे 1 सेकंड, मेरा एक लास्ट सवाल है। बट आई जस्ट वांट टू सम अप माय थॉट्स कि आई एम जस्ट माइंड ब्लोन जो आपने डिस्टिंग्विशिंग किया है और जो आपने जो शब्द यूज़ किए हैं ना, दे आर वेरी वेरी एप्ट, अप्रोप्रिएट फॉर दिस, ऑल्दो दिस होल टॉपिक इज़ वेरी ऑड, बट यू हैव मेड इट वेरी रेलिवेंट। थैंक यू सर। आई थिंक फॉर श्योर। तो सर मेरा लास्ट सवाल था कि मेरी जनरेशन को जेलों के बारे में क्या याद रखना चाहिए? कभी नहीं जाना चाहिए उधर। मतलब दिस इज़ द प्लेस टू बी अंडरस्टूड अ लॉट। जो अंदर जाता है उसने वहाँ जाके खुद में क्या बदलाव किए ये समझना ज़रूरी है। इट्स अ ग्रेट टॉपिक फॉर रिसर्च, लेकिन इट्स नॉट द प्लेस टू बी विजिटेड पर्टिकुलरली एज एन अंडर ट्रायल और अ कन्विक्ट। भगवान ना करे, मानता हूँ कि मेरा भगवान भी जेल में ही पैदा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण। हो सकता है उसको कुछ मैसेज देना था कि जेल में जो रहते हैं, देवकी और वसुदेव क्रिमिनल नहीं थे, अच्छे लोग थे। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने कैद खाने में डाला था आगरा में, लेकिन गुनहगार तो औरंगजेब था ना, शिवाजी महाराज नहीं थे। तो कई बार ऐसे होता है कि गलती से आदमी वहाँ फंस जाता है। लेकिन आपकी जनरेशन को ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में सपने भी ऐसा कोई काम ना हो जिससे मुझे और मेरे परिवार को ये दिन देखने पड़े। दुनिया में प्रॉब्लम यह है आज की डेट में, जो अंदर जाता है वो गुनहगार है, जो पकड़ा जाता है वो गुनहगार है, जो गुनाह करता है वो गुनहगार है नहीं। हो सकता है मैंने जितने भी अच्छे लोग जेल में देखे उतने अच्छे लोग मेरे को शायद जेल के बाहर नहीं देखने को मिले, लेकिन ये पर्सपेक्टिव सिर्फ मैं जानता हूँ। अंदर वाला आदमी, जो आदमी मेरे नज़रों में अच्छा था, जो मेरे नज़रों में वाल्मीकि ऋषि था, हाँ, वो आदमी वाल्या नाम का एक डकैत है सामने आम आदमी के लिए, और वो इमेज आम आदमी कभी अपने दिमाग से नहीं निकालता। हर आम आदमी नारद मुनि नहीं होता कि दूसरों के बारे में पर्सपेक्टिव चेंज करनी। तो आपको जेल के बारे में ये याद रखना है कि जेल नाम का शब्द हमारे शब्दकोश में कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये आप आए हमारे यहाँ, एंड वी टॉक्ड अबाउट अ टॉपिक वेयर नन ऑफ अस वांट टू गो,
या देयर, बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऑडियंस से यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को हाइप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।